एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के कंपटीशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आ सकूं, और साथ ही साथ आपको हर क्वेश्चंस के साथ मिलेगा एक्सप्लेनेशंस। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न हमारे पास है, साबरमती नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो, डी हड़प्पा। तो सही उत्तर हमारे पास है ए लोथल। इसके बारे में जान लेते हैं। साबरमती नदी के किनारे लोथल नामक एक हड़प्पा स्थल स्थित है। लोथल सिंधु सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और खंबात की खाड़ी में एक बंदरगाह के साथ था। साबरमती नदी लोथल को खंबात की खाड़ी से जोड़ती थी, जिससे यह व्यापार और वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण हो गया। अगला प्रश्न हमारे पास है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? ए जैन साधु, बी नाटककार, सी मंदिर वास्तुकार, डी दार्शनिक। तो सही उत्तर हमारे पास है बी नाटककार। इनके बारे में जान लेते हैं। भवभूति, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर प्राचीन भारत के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, कवि और नाटककार थे जो अपने साहित्यिक योगदान के लिए जाने जाते थे। भवभूति की बात की जाए तो वह एक प्रसिद्ध नाटककार और कवि थे जो 8वीं शताब्दी में रहते थे। भवभूति को 3 प्रमुख संस्कृत नाटक लिखने का श्रेय दिया जाता है, जिसमें से पहला है मालती माधव जो कि एक रोमांटिक ड्रामा है। दूसरा है महावीर चरित जो भगवान राम के प्रारंभिक जीवन पर एक नाटक है। तीसरा है उत्तर रामचरित जिसमें राम के बाद के जीवन का चित्रण, जिसमें सीता से उनका वियोग भी शामिल है। भवभूति के अक्सर साहित्यिक उत्कृष्टता में कालिदास का प्रतिद्वंदी माना जाता है। हस्तिमल की बात की जाए तो वह एक कम प्रसिद्ध कवि और नाटककार थे जो बाद के मध्यकाल में विशेष रूप से दक्कन क्षेत्र में सक्रिय थे। उनके कार्यों और प्रभाव का उल्लेख दरबारी कविता और क्षेत्रीय साहित्य के संदर्भ में किया गया है। वहीं क्षेमेश्वर की बात की जाए तो क्षेमेश्वर एक लेखक और कवि थे जो शास्त्रीय संस्कृत साहित्य में एक कीर्ति नर्ममाला के रचना के लिए जाने जाते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श सत्य में जयते भारत का प्रतीक चिन्ह निम्न में से अंकित है जो डैश से लिया गया है? ए कथा उपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी ऐतरेय उपनिषद, डी मुंडक उपनिषद। तो सही उत्तर हमारे पास है डी मुंडक उपनिषद। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श सत्य में जयते भारत के प्रतीक चिन्ह निम्न में अंकित है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस आदर्श वाक्य का अर्थ है सत्य की सदैव ही विजय होती है। यह देवनागरी लिपि से लिखा गया है। मुंडका उपनिषद हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों के मुक्तिका ग्रंथ संग्रह में 5वीं क्रमांक के रूप में सूचीबद्ध है। यह उपनिषद एक काव्य छंद शैली उपनिषद है जिसमें 64 छंद है जो मंत्रों के रूप में लिखे गए हैं। कथा उपनिषद जो कि 108 उपनिषदों की मुक्तिका ग्रंथ संग्रह में क्रमांक 3 के रूप में सूचीबद्ध है। यहाँ कृष्ण यजुर्वेद के कथा पाठशाला के अंतिम लघु 8 खंडों में सन्निहित है। छंदोग्य उपनिषद की बात की जाए तो यह संस्कृत ग्रंथ है जो हिंदू धर्म के सामवेद के छांदोग्य ब्राह्मण में अंतर्निहित है। यह सबसे पुराना उपनिषदों में एक है। यह 108 उपनिषदों के मुक्तिका ग्रंथ संग्रह में 9वें क्रमांक के रूप में सूचीबद्ध है। वहीं ऐतरेय उपनिषद की बात की जाए तो ऐतरेय उपनिषद में ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के 4, 5वें और 6ठे अध्याय सम्मिलित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतारित होंगे? ए अवलोकितेश्वर, बी लोकेश्वर, सी मैत्रेय, डी पनफाणी। तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी मैत्रेय। इनके बारे में जान लेते हैं। मैत्रेय गौतम बुद्ध के उत्तराधिकारी होंगे। मैत्रेय एक बौद्धिक सत्व जो भविष्य में धरातल पर प्रकट होंगे। इन्हें संसार का भावी बुद्ध माना जाएगा।
उन्हें अजीता बोधिसत्व के नाम से भी जाना जाता है। अब लोकेतेश्वर की बात की जाए तो भगवान जो नीचे देखते हैं एक बोधिसत्व है जो सभी बुद्धों की अनुकंपा का प्रतीक है। पद्मपाणि एक बोधिसत्व है जो कमल धारण करते हैं और लोकेश्वर को संसार का भगवान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ए बौद्ध मत, बी जैन मत, सी वैष्णव मत, डी शैव मत। तो सही उत्तर हमारे पास है बी जैन मत। यह श्वेतांबर जैन मत का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 ईस्वी में लवाजी नामक एक व्यापारी ने की थी। स्थानक वासी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि आत्मा की शुद्धि एवं निर्माण मोक्ष की प्राप्ति हेतु मूर्ति पूजा आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना करने वाले कवि अश्वघोष के शासक के दरबार में रहते थे? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी कनिष्क, डी गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। अश्वघोष एक दार्शनिक और कवि थे जिन्हें कालिदास 5वीं शताब्दी से पहले भारत का सबसे महान कवि और संस्कृत नाटक का जनक माना जाता है। उन्होंने काव्य के नाम से जानी जाने वाली संस्कृत कविता की शैली को लोकप्रिय बनाया। अश्वघोष ने कनिष्क के दरबारी को सुशोभित किया। उनका जन्म उत्तर भारत के साकेता में हुआ था। यद्यपि पाली भाषा का साहित्य बौद्ध धर्म में लोकप्रिय था, अश्वघोष ने शास्त्रीय संस्कृत में लिखा। अश्वघोष ने चौथी बौद्ध परिषद में महायान बौद्ध सिद्धांत पर विस्तार से बात की, जिसे उन्होंने व्यवस्थित करने में मदद की। अश्वघोष द्वारा लिखित बुद्ध चरित बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य है। उन्होंने बुद्ध के सौतेले भाई नंद के धर्म परिवर्तन के विषय के साथ सौंदरानंद भी लिखा ताकि वे मोक्ष तक पहुंच सके। उन्हें सूत्र अलंकार का लेखक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? ए राखीगढ़ी, बी धौलावीरा, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल के हिसार जिले के राखीगढ़ी गांव में स्थित है। यह स्थल सरस्वती नदी के मैदान में मौसमी गंगा नदी से लगभग 27 किलोमीटर दूर स्थित है। ग्लोबल हेरिटेज फंड ने राखीगढ़ी को एशिया में 10 सबसे लुप्तप्राय विरासत स्थलों में से एक घोषित किया है। भारतीय और दक्षिण कोरियाई शोधकर्ताओं की एक टीम ने राखीगढ़ी में खुदाई की थी। टीम ने एक आग की वेदी, शहर की दीवार के कुछ हिस्सों, जल निकासी संरचनाओं के साथ साथ अर्ध कीमती मोतियों के एक संग्रह की खोज की थी। यहाँ पे आपको स्थल, उनके स्थान और नदियों के बारे में बताया गया है। जैसे हड़प्पा स्थल जो कि साहिवाल पंजाब पाकिस्तान में है, यहाँ रावी नदी बहती है। मोहनजोदड़ो जो कि लरकाना सिंध पाकिस्तान, यहाँ सिंधु नदी बहती है। वहीं चन्हुदड़ो जो कि नवाब शाह सिंध पाकिस्तान, यहाँ भी सिंधु नदी बहती है। लोथल की बात की जाए जो अहमदाबाद गुजरात भारत में, यहाँ भोगोवा नदी बहती है। वहीं कालीबंगा की बात की जाए हनुमानगढ़ राजस्थान, यहाँ घंगर नदी बहती है। बनवाली की बात की जाए फतेहाबाद हरियाणा, यहाँ घंगर नदी बहती है। धोलावीरा की बात की जाए कच्छ गुजरात, यहाँ लूनी नदी बहती है। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ए बाणभट्ट, बी हरिसेन, सी चंद बरदाई, डी भवभूति। तो सही उत्तर हमारे पास है बी हरिसेन। हरिसेन गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को प्रयाग प्रस्ति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हरिसेन द्वारा रचित 33 पंक्तियां शामिल हैं। समुद्रगुप्त कई कवियों और विद्वानों का संरक्षक था, जिसमें से एक हरिसेन थे। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात की जाए तो बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे।
चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। वहीं भवभूति जो थे वो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार अंतः विवाह किसका संदर्भ देता है? ए नातेदारी या जाति समूह के बाहर, बी नातेदारी या जाति समूह के भीतर, सी एक पुरुष के कई पत्नियों के होने की प्रथा, डी एक महिला के कई पतियों होने की प्रथा। तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, नातेदारी और जाति समूह के भीतर। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। अंतः विवाह किसी विशिष्ट सामाजिक समूह, जाति या नातेदारी के भीतर विवाह करने की प्रथा को संदर्भित करता है। इसका उद्देश्य समूह के भीतर सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को बनाए रखना है। मनुस्मृति एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के साधन के रूप में अंतः विवाह को समर्थन करता है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात की जाए तो बाह्य विवाह की बात की जाए तो अंतः विवाह के विपरीत अपने सामाजिक समूह या जाति के बाहर विवाह करना शामिल है। आनुवंशिक विविधता को व्यापक सामाजिक गठबंधन को बढ़ावा देता है। बहुविवाह की बात की जाए तो कई जीवन साथियों के होने की प्रथा को संदर्भित करता है। इसमें शामिल है बहुपत्नीत्व यानी कि एक पुरुष की कई पत्नियां होना, बहुपतित्व यानी कि एक महिला के कई पति होना। अगले प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रुद्रदामन का शिलालेख प्राचीन भारत का पहला शाही शिलालेख है जो शुद्ध संस्कृत में रचा गया था? ए प्रयाग, बी गिरनार, सी चिरण, डी मेहौली। तो सही उत्तर हमारे पास है बी गिरनार। इसके बारे में जान लेते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख प्राचीन भारत का पहला शाही शिलालेख है जो शुद्ध संस्कृत में लिखा गया है। यह शिलालेख गुजरात भारत में गिरनार पहाड़ी के पास एक चट्टान पर है। यह शिलालेख रुद्रदामन द्वारा लिखा गया है जो 130 से 150 ईस्वी में रहने वाला एक संघ शासक था। इस शिलालेख में क्षेत्र विस्तार, विदेशी संबंधों और कल्याणकारी कार्यों के बारे में जानकारी शामिल है और उल्लेख है कि रुद्रदामन ने सातकर्णी को 2 बार परास्त किया था। इसमें यह भी कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक गवर्नर पुष्पगुप्त ने गिरनार के पास सुदर्शन झील पर एक बांध बनवाया था। अन्य शिलालेख जूनागढ़ शिलालेख में अशोक और स्कंदगुप्त के शिलालेख भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य कला का सबसे अच्छा ज्ञात प्रतिमान है? ए स्तंभ, बी स्तूप, सी चैत्य, डी बारादरी। तो सही उत्तर हमारे पास है ए स्तंभ। मौर्य काल में अशोक द्वारा स्थापित स्तंभ सर्वश्रेष्ठ प्रतिमान माने जाते हैं। अशोक ने अपने शासन काल में 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक कई स्तंभों की स्थापना की थी। स्तंभों के ऊपर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को चित्रित किया गया था। इन्हीं स्तंभों में से एक सारनाथ का सिंह स्तंभ जो भारत का आधिकारिक प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात की जाए तो यहाँ पे अशोक के 7 स्तंभ शिलालेख हैं जो कि ये टोपरा, दिल्ली, मेरठ, कौशाम्बी, रामपुरवा, चंपारण, महरौली में पाए गए हैं। स्तंभ शिलालेख पहला में अशोक ने कहा है कि अशोक का लोगों की सुरक्षा का सिद्धांत दिया हुआ है। स्तंभ शिलालेख सेकंड में धम्म को न्यूनतम पापों, कई गुणों, करुणा, उदारता, सच्चाई और पवित्रता के रूप में परिभाषित करता है। स्तंभ शिलालेख थर्ड में कठोरता, क्रूरता, क्रोध, अभिमान आदि के पापों को समाप्त करता है। स्तंभ शिलालेख फोर्थ राजकों के कर्तव्यों से संबंधित है। स्तंभ शिलालेख फिफ्थ जानवरों और पक्षियों की सूची जिन्हें कुछ दिनों में नहीं मारा जाना चाहिए और जानवरों की एक और सूची जिन्हें बिल्कुल नहीं मारा जाना चाहिए। स्तंभ शिलालेख सिक्स्थ जिसमें धम्म नीति के बारे में बात की गई है और स्तंभ शिलालेख सेवेंथ धम्म नीति के लिए अशोक द्वारा किए गए कार्य। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौर्य साम्राज्य के शासकों के सही कल्पानुक्रमिक क्रम को दर्शाता है? ए बृहदर्थ,
चंद्रगुप्त बिंदुसार अशोक, बी अशोक बृहदर्थ चंद्रगुप्त बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त बिंदुसार अशोक बृहदर्थ, डी बिंदुसार चंद्रगुप्त अशोक बृहदर्थ। तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त बिंदुसार अशोक और बृहदर्थ। इनके बारे में जान लेते हैं। मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व के आसपास गठित पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था और 185 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ था। यह मध्य और उत्तरी भारत के साथ साथ आधुनिक ईरान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य के शासकों का कल्पानुक्रमिक क्रम है। इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। इस साम्राज्य का दूसरा शासक बिंदुसार था, जिसने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक राजवंश का सबसे लोकप्रिय शासक, जिसने 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। बृहदर्थ 187 से 185 ईसा पूर्व से शासन करने वाले मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, इनमें से कौन सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था? ए राखलदास बंदोपाध्याय, बी दयाराम साहनी, सी बीएस बिष्ट, डी जॉन मार्शल। तो सही उत्तर हमारे पास है डी जॉन मार्शल। जॉन मार्शल पहले विद्वान थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता का शब्द का प्रयोग किया था। इस सभ्यता का अवधि काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। यह सभ्यता मुख्य रूप से अपनी महान शहरी योजना और सीवेज प्रणाली के लिए जानी जाती थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच की भूमि को ब्रह्मवर्त कहा गया है? ए सरस्वती नदी और दृष्टद्वती नदी, बी सरस्वती नदी और सरयू नदी, सी सुतुर्दी नदी और विपास नदी, डी गंगा नदी और यमुना नदी। तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी और दृष्टद्वती नदी। हिंदू धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति में ब्रह्मवर्त को भारत में सरस्वती और दृष्टद्वती नदी के बीच के क्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रारंभिक वैदिक काल का बेहतर ज्ञान दिया? ए पुरातात्विक उत्खनन, बी समकालीन संस्कृतियाँ, सी ऋग्वेद, डी जातक कथा। तो सही उत्तर हमारे पास है बी समकालीन संस्कृतियाँ। मूल रूप से किसी देश की संस्कृति और परंपरा उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करती है। हम वैदिक संस्कृति के बारे में दो महान ग्रंथों से जानते हैं, ये वेद और उपनिषद, और इनका भारत की संस्कृतियों, परंपराओं और धार्मिक विश्वास के विकास पर एक विचारशील प्रभाव था। ऋग्वेद से, जो इंडो यूरोपीय भाषा का सबसे पहला नमूना है, हम आर्यों के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल या पुस्तकें हैं। हम ऋग्वेद से प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, दिव्य वदान के अनुसार बिंदुसार निम्नलिखित में से किसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? ए सुसीमा, बी अशोक, सी तिस्सा, डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो सही उत्तर हमारे पास है ए सुसीमा। इनके बारे में जान लेते हैं। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद 4 साल तक उत्तराधिकारी संघर्ष चला। दिव्य वदान के अनुसार बिंदुसार अपने बड़े बेटे सुसीमा को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन बिंदुसार के मंत्री चाहते थे कि अशोक ही उत्तराधिकारी बने। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ में बैल का प्रयोग किस बात का प्रतीक है? ए पवित्रता और उर्वरता, बी प्रजनन क्षमता की प्रतीक, सी धर्म चक्र, डी सिद्धार्थ का प्रस्थान। तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, प्रजनन क्षमता का प्रतीक। इसके बारे में जान लेते हैं। अशोक के स्तंभ मौर्य कला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है।
आकृति के रूप में बैल का उपयोग अशोक के बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव को दर्शाता है। बैल प्रजनन क्षमता के प्रतिनिधित्व करता है। बुद्ध को जन्म की घटना को भी कमल और बैल द्वारा दर्शाया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सातवाहनों के आधिकारिक भाषा थी? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी फारसी, डी पाली। तो सही उत्तर हमारे पास है बी प्राकृत। प्राकृत सातवाहनों के आधिकारिक भाषा थी। इस समय के दौरान रचित प्रसिद्ध प्राकृत ग्रंथों में से एक गाथा सप्तसही थी। इसे हला नामक सातवाहन राजा द्वारा रचित माना जाता है। इसमें 700 श्लोक है जो सभी प्राकृत में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का रथ शिल्पकार किस स्थान पर पाया गया है? ए देमाबाद, बी कलिबंगन, सी लोथल, डी बनावली। तो सही उत्तर हमारे पास है ए देमाबाद। इसके बारे में जान लेते हैं कि महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देमाबाद में हड़प्पा काल के एक रथ की मूर्ति मिली। यह रथ 45 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा है, जिसे 2 बैलों से जोड़ा गया है, जिसे 16 सेंटीमीटर ऊंचा एक आदमी चला रहा है। यह स्थल हड़प्पा संस्कृति से प्रभावित कई कांस्य वस्तुओं की बरामदगी के लिए प्रसिद्ध है। अंतिम प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। अभी कथन ए में दिया गया है कि हड़प्पा वासी लंबी दूरी के व्यापारी थे। कारण, हड़प्पा वासियों ने संभवतः वस्तु विनिमय का प्रचलन किया होगा, क्योंकि हमें धातु मुद्रा का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो ऑप्शन ए है ए आर दोनों सत्य तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है ए सत्य है तथा आर असत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है ए असत्य तथा आर सत्य है। तो सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सत्य है पर आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। शहरीकरण की परिभाषित विशेषताओं में से एक लंबी दूरी का व्यापार है। हड़प्पा के कई शहर विशेष रूप से विभिन्न कलाकृति बनाने के लिए बसाए गए थे, जिनका व्यापार लंबी दूरी पर किया जाता था, जैसे चनहुदड़ो। लेकिन इन हड़प्पा शहरों में अक्सर उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए आवश्यक कच्चा माल नहीं होता था, इसलिए कच्चे माल के साथ साथ तैयार माल दोनों का व्यापार चल रहा था। हड़प्पा वासियों के राजस्थान, अफगानिस्तान, फारस, मेसोपोटामिया, बहरीन और मध्य एशिया आदि के साथ व्यापारिक संबंध थे। हालांकि हमें धातु मुद्रा का कोई सबूत नहीं मिला है। मोहरे और मोहरे के व्यापार की गवाही देती है, लेकिन वे मुद्रा के रूप में काम नहीं कर सकती। सबसे अधिक संभावना है कि हड़प्पा वासी कच्चे माल के बदले तैयार और खाद्यान्न का व्यापार करते थे। मुद्रा आमतौर पर लंबी दूरी के व्यापार की सुविधा प्रदान करती है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति हड़प्पा वासियों के लिए कोई विशेष समस्या नहीं लगती। इसलिए ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ये थे आज के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।